हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं एनटीपीसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इस बुक से। तो आज हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, पर्यावरण के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है? तो कौन नहीं है? जलवायु। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जलवायु पारिस्थितिकी का जैविक नहीं है बल्कि अजैविक घटक है। तो जैविक घटक की बात करते हैं, पादप और जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक बनते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को पुनः निम्नलिखित उपभाग में विभाजित किया जाता है। तो इनमें देख लेते हैं। सबसे पहले उत्पादक आते हैं, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। उपभोक्ता की बात करते हैं, ये भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न श्रेणी में रखा गया है। पहले आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरे आते हैं द्वितीय उपभोक्ता। तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो प्रथम उपभोक्ता ये अपना भोजन सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं, ये शाकाहारी होते हैं जैसे गाय बकरी। द्वितीय उपभोक्ता ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं जैसे चूहे का बिल्ली द्वारा भक्षण। नेक्स्ट आता है तृतीय उपभोक्ता, ये अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है अपघटक, तो ये अपना भोजन उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकृति के क्लीनर इनमें से कौन से हैं? तो कौन है? विघटक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। तो विघटक या अपघटक प्रकृति के क्लीनर या सफाई कर्मी कहलाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ हैं जो मृत पौधे तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। अपघटन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक मृतोजीवी परिस्थितिकी तंत्र में जैविक सामग्री को पुनर्नवीकरण करने की अनुमति देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? तो कौन नहीं है? सांप। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सांप सर्वाहारी प्राणी नहीं है, ये एक मांसाहारी जंतु है। मांसाहारी में वे जंतु शामिल है जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। ये सब क्या हैं? मांसाहारी। और सर्वाहारी वे प्राणी शामिल होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन लेते हैं, जैसे मानव, भालू, चूहा, चींटी। और शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा आदि। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चैन का दूसरा पौष्टिक स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल क्या है? तो क्या है? चूहा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? तो कौन है? सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवियों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? कीटनाशक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, उन्हें कीटनाशक कहते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, ये मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर अन्य प्रकार के प्राणियों तथा पादपों में पाए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंध है? इनका किस क्षेत्र से संबंधित है? पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है सबसे ज़्यादा? उत्पादक की। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ताओं के बीच अंतर क्या है? फ्रेंड्स, क्या अंतर होता है इनके बीच? प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ को खाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो इसकी परिभाषा किसने दी थी?
आर्थर टांसले ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवों और वातावरण के इस पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 3 मुख्य घटक होते हैं: ऊर्जा संघटक, जैविक या बायोम संघटक, अजैविक या भौतिक असंघटक, या स्थल या जलवायु इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या इक्वेरियम के विषय में सही है? तो कौन सा सही है? ये मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर के कारण लुप्तप्राय हो रही हैं। तो किसके कारण लुप्तप्राय हो रही हैं? आवास विखंडन के। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवों और पर्यावरण के बीच की अनुन्नत क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? बायोमास। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों तथा पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त पदार्थ बायोमास कहलाते हैं। इन्हें सीधे जलाकर इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करके प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है। क्या है? पौधों और जानवरों। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख पौधों और जानवरों से समन्वय रखता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जानवर, पौधे और सूक्ष्मजीव मिट्टी, जल स्रोत, जलवायु आदि जैसे जैविक तत्व शामिल होते हैं। ये एक विशेष क्षेत्र है, सभी जैविक तत्वों और पौधों और जानवरों के बीच एक अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? तो किसे करती है? पृथ्वी पर जीवन की विविधता को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो जैव विविधता क्या होती है? किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र अथवा बायोम में समस्त जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को कहते हैं। तो ये जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? तो क्या उल्लेख करता है? किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो क्या है? कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे स्थान जहां पर स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है लेकिन उन पर आवास विनाश या जीव जातियों की अस्तित्व का निरंतर संकट बना रहता है, हॉटस्पॉट या संवेदनशील क्षेत्र कहलाते हैं। इस कारण से कुछ प्रजातियां आज विलुप्त की कगार पर हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में नॉर्मन मॉयर द्वारा विकसित की गई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? तो कौन हो चुका है? ब्रैम्बिल केई मेलीमीस। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक स्तनधारी प्रजाति है जो ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी सिरे पर स्थित एक छोटे से द्वीप पर पाई जाती थी। इसे औपचारिक रूप से मई 2015 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा विलुप्त घोषित कर दिया गया है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं, क्या है? फ्रेंड्स, ये क्या है? संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंग्रोव आम प्रदान नहीं करते हैं। आम शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पे उगने वाला पौधा है। मैंग्रोव उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पक्षी और झाड़ियों के वे समूह होते हैं जिनमें लवणीय जल को सहने की अच्छी क्षमता होती है। तो आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? सुंदरबन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरबन है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 5180 वर्ग किलोमीटर है।
सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये सुंदरी नामक प्रसिद्ध वनस्पति और बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? तो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंग्रोव वनस्पतियां समुद्र तटीय तथा निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होती हैं। इन क्षेत्रों में ज्वार के कारण समुद्र में स्थित लवण स्थलों पर पहुंच जाते हैं, जो मृदा को दलदली तथा लवणीय बना देते हैं। इसी कारण इन्हें दलदलीय या लवणीय वनस्पतियां भी कहा जाता है। इन वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? झीलों को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ज्वारी वन, इन्हें मैंग्रोव, दलदली या डेल्टाई वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन उष्णकटिबंधीय ज्वारी दलदलों के तटीय लैगून, डेल्टा तथा झीलों के समीप मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरबन विश्व की टाइटल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोव, सुंदरबन विश्व के टाइटल हेलोफाइटिक मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो मैंग्रोव सामान्यतः वे पेड़ पौधे होते हैं जो खारे पानी के तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 22 मई को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास यानी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ग्लोबल एफर्ट्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो कब किया गया था इसे? 1992 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो पर्यावरण विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में 3 से 14 जून 1992 के मध्य आयोजित हुआ था, जिसमें 172 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के तहत जारी एजेंडा 21 में प्रदूषण को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था तथा औद्योगिक देशों को हरित गृह गैसों का उत्सर्जन वर्ष 2000 से 1990 ईस्वी के स्तर तक लाने का लक्ष्य दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा सबसे बड़ा फैसला लिया गया था? तो कौन सा फैसला लिया गया था? विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। तो CFC गैस ओजोन परत की छील करने के लिए जिम्मेदार है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के सम्मेलन में ये फैसला लिया गया था कि सभी विकसित देशों में 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओजोन अपक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को अपनाया गया। तो किसे कहा गया? मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रियल सल्लेख या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है। तो क्या है? ओजोन अपक्षय तत्वों को कम करना। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? 2005 से। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, जो औद्योगिक देशों पर ग्रीन हाउस गैसों एवं कार्बन के उत्सर्जन कम करने के लिए दबाव डालता है। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को कोप के तीसरे सत्र में स्वीकार किया गया था। तो 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। भारत समेत 183 देश इस समझौते पर वर्ष 2008 तक हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो आपको इसे भी अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने को बाध्य करता है। ये प्रोटोकॉल कहाँ पर निर्धारित हुआ था? कहाँ पर निर्धारित किया गया था इसे? क्योटो, जापान में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो कब इसे आयोजित किया गया था? दिसंबर 1997 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई? तो फ्रेंड्स ये कब से तक चली?
2012 में ख़त्म हो जाएगी, 2008 से स्टार्ट हुई थी। तो इसकी क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2008 में शुरू हुई थी और 2012 में समाप्त हुई थी। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की। इसकी दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2013 से 2020 तक की है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? तो किस पहल की इन्होंने घोषणा की? मिशन अभिनव। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ष 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए मिशन अभिनव के रूप में वैश्विक पहल की घोषणा की थी। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत पेरिस घोषणा पत्र के तहत हुई। इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद द्वारा 30 नवंबर 2015 को 21वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP 21 के मौके पर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भ करता है? तो CER यानी कि सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे भी ध्यान रखना है। तो सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन प्रमाणित उत्सर्जन रिडक्शन CDM परियोजनाओं द्वारा उस प्राप्त उत्सर्जन में कमी के लिए स्वच्छ विकास तंत्र CDM कार्यकारी बोर्ड द्वारा जारी किए गए उत्सर्जन की इकाई का एक प्रकार है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WWF रोशनी कम करते हुए वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। तो फ्रेंड्स, स्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। तो वैश्विक जलवायु प्रति जागरूकता, ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण, ऊर्जा बचत के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की पहल शुरुआत को शुरू किया गया। इससे पहली बार वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मनाया गया। इसके अंतर्गत सभी अनावश्यक लाइटों को 60 मिनट के लिए बंद किया जाता है। भारत इस अभियान में पहली बार 2009 में शामिल हुआ था। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में सदस्य शामिल हैं। तो कितने सदस्य शामिल हैं? 18। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की आबोहवा जलवायु परिवर्तन समिति परिवर्तन परिषद में 18 सदस्य शामिल हैं। इस परिषद का प्रमुख कार्य जलवायु परिवर्तन का आकलन, परिवर्तित जलवायु के अनुकूलन ढांचा तैयार करना तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए कार्य योजना तैयार करना है। तो आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आंध्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो कौन सी है? रामसर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, रामसर सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी सन 1971 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के तहत रामसर संधि 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं उसके उपयोग के लिए बनाई गई। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड के लिए विषय था। तो क्या विषय था? चिरस्थायी आजीविका। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वेटलैंड डे हर साल फरवरी को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है? तो कौन सा अभियान है? इको एक्शन दिवस। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो इको एक्शन दिवस सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है। 3 अप्रैल 2017 को सिंगापुर में इसका वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन द रेड डॉट। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने
को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। तो कौन सा था? काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1986 को। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी के पहले ही दिन, पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इसे ध्यान रखना है। तो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया। इसके अंतर्गत वन, जल, वायु और भूमि के आदि के संरक्षण व संवर्धन की बात की गई। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित तथा समवर्ती सूची का विषय। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? पेरिस में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जलवायु सम्मेलन COP21 2015 के नाम से लोकप्रिय में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? पेरिस में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? पेरिस में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन में ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर आयोजित की गई थी? पेरिस में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों को विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों को विकास को बढ़ावा देना है। 29 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित राजमार्ग नीति जारी की गई, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संस्थानों की भागीदारी से राजमार्गों के गलियारों की हरियाली बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक हाईवे के निर्माण में खर्च कुल राशि को 1% राजमार्गों के किनारे से पौधरोपण और उसके देखरेख में खर्च होगा। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन क्रेडिट क्या है? ये अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किए गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IPCC का पूरा रूप क्या है? तो इसका मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसकी फुल फॉर्म को ध्यान रखना है। तो आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत वैज्ञानिक अंतर सरकारी निकाय है जो जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ध्यान रखता है। इस रचना को वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रोग्राम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के कारण फेफड़े को कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NGT का पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, क्या है? एक फर्स्ट ट्रैक कोर्ट। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रजातियों की IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। तो नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में की गई। ये रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है जो विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जंगलों के संरक्षण नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में द्वारा महोत्सव की शुरुआत की गई।
तो किसके द्वारा? के एम मुंशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ष 2018 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रीन गुड डीड्स अभियान की शुरुआत की। यह अभियान पर्यावरण की सुरक्षा करने एवं उत्तम रहन सहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ये एक सामाजिक आंदोलन है जिसे वैश्विक मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? 2008 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक करंट के हिसाब से इसकी थीम भी ध्यान रखना है। 2019 में इसकी थीम क्या थी? एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण। आपको 2020 की भी थीम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था। तो क्या नारा था? जीवन के लिए जंगलों का रुख करो। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की विषय वस्तु क्या है? तो क्या है? वन्य जीवन में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।